चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको यूनियन टेरिटरीज़ के विषय में पढ़ा रहे हैं। हमने पिछले दिन आपको यूनियन टेरिटरीज़ का लेक्चर डिलीवर किया। उसमें हमने आपको ये बताया कि यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेशन क्या रहता है। जहाँ स्टेट्स का रिलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फेडरेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है, वहीं यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप प्रमोट करता है वो यूनिटरी रिलेशनशिप है। हमने आपको यूनियन टेरिटरीज़ की खासियतें समझाई, इनका इतिहास बताया, ये कैसे बनी, ये क्यों डिफरेंट होती हैं स्टेट से और किस मैनर में डिफरेंट होती हैं, और हमने आपको पुडुचेरी का केस भी वहाँ पर समझाया। हमने आपको पुडुचेरी के मामले में ये बताया कि किस तरह से 1963 का यूनियन टेरिटरीज़ एक्ट आया, उसके तहत अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट के वाया आपने पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिया कि वो सिंपल लॉ इनेक्ट करके ही फर्दर उस गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ एक्ट 1963 में परिवर्तन करके कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसे चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड अमेंडमेंट एक्ट लाने की फर्दर फिर नीड नहीं है। 239A आर्टिकल हमने आपको बताया। हम आगे बढ़ते हैं। आज हम दिल्ली की यूनियन टेरिटरी के मामले में बात करते हैं, आर्टिकल 239AA के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है। आज के टॉपिक में हम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जिक्र कर देंगे इसमें, और वो आज ही नोटिफाई हुआ है। आज से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट नोटिफाई हो चुका है और वो प्रभावी हो चुका है। आपको अब आज से दिल्ली की सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। अनिल बजाज वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और आज से जब आप दिल्ली सरकार का जिक्र सुनेंगे तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ओके, ये नए अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। हम तर्क के आधार पर बताएंगे, हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे इस मामले पे। ना तो हम आम आदमी पार्टी, ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस, उस एस्पेक्ट से नहीं। एक्ट टेक्निकली किस ग्राउंड पे खड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है कि नहीं, वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं फेडरलिज्म के, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के, उस चीज़ को सपोर्ट करता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है कि नहीं, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम क्रिटिक्स के द्वारा अखबारों में जो आर्टिकल दिए गए हैं उसके तहत जो तर्क दिए गए हैं उनको आपको समझाएंगे भी, और वो कैसे निरर्थक हो जाएंगे कोर्ट के सामने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी प्रेपरेशन के साथ ये अमेंडमेंट किया है ये भी तर्क समझाएंगे। ये सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले हम समझें स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली। देखिए, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 239A का जिक्र करता है, और उसके तहत ही स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली दे दिया गया। तो आर्टिकल 239A इसी बात की बात करता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आर्टिकल 239AA, मैंने ए कह दिया शायद, आर्टिकल 239AA। आर्टिकल 239A पुडुचेरी के लिए है, 239AA जो है ये दिल्ली के लिए है। इसके तहत नाम बदला दिल्ली का, ये इन्होंने रीडेजिग्नेशन किया और वो बदल के नाम रखा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT दिल्ली। आई बात समझ में? तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, उसका नाम बदल के हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर दिल्ली, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, जो स्पेशल स्टेटस देता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को, जो रीडेजिग्नेट करता है दिल्ली का नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली को लेफ्टिनेंट गवर्नर की नाम से नवाजता है। पहले क्या हुआ करता था, देखिए दिल्ली में, पहले दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी। एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। इसके तहत दिल्ली का प्रबंध चला करता था। लेकिन फिर बदलाव आया, इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बन जाने के साथ ही जो वहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 आया, उसके तहत जो खास प्रावधान दिल्ली के लिए आया, उसमें ये आया कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली होगी दिल्ली में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल नहीं होगी। और देखिए, जैसे अगर किसी राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो उसमें जो लोअर हाउस है उसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा, लेकिन उसके साथ ही अगर कोई अपर हाउस है तो उसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं ना। तो इसी तरह से उसे परिषद कहते हैं, विधान परिषद। इसी तरह से दिल्ली में किसी समय में एक परिषद होती थी, मेट्रोपॉलिटन परिषद, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं थी, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो एक एग्जीक्यूटिव परिषद थी। ओके,
तो इसी तरह से अमेंडमेंट आ गया, जब अमेंडमेंट के बाद सिस्टम बदल गया। अमेंडमेंट के बाद मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, विधानसभा। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, मंत्री परिषद। ठीक है, एग्जीक्यूटिव परिषद, कार्यकारिणी परिषद यहाँ पर नहीं रह गई, अब यहाँ पर मंत्री परिषद आ जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कार्यकारिणी परिषद ख़त्म कर दी गई। ओके, और ये मेट्रोपॉलिटन काउंसिल यानी कि महानगर परिषद भी ख़त्म कर दी गई। तो महानगर परिषद और कार्यकारिणी परिषद ख़त्म हुई, इसकी जगह पर विधानसभा आ गई और मंत्री परिषद आ गया। ये दो चीज़ें हो गई। ये जो नई विधानसभा अब बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी बेटा? 70 होगी। 70 मेंबर, दिल्ली विधानसभा में 70 मेंबर होते हैं, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जैसे किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य सीधे चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड, वैसे होंगे। आई बात समझ में? जो असेंबली है, ध्यान से समझें अब, असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा राज्यों के मामले में होता है कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सभी मैटर पर लॉ बना सकते हैं, तो इस तरह से अब विधानसभा जो दिल्ली की बनेगी, यहाँ पर NCT दिल्ली कहिए इसे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वो भी स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं, एक्सेप्ट जो दिल्ली है, NCT दिल्ली है, वो स्टेट लिस्ट के इन 3 मुद्दों पर कानून नहीं बना सकती, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इन पर कानून बनाने की उन्हें आज़ादी नहीं है, बाकी वो किसी पर भी कानून बना सकती है। तो एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18, इन पर वो कानून नहीं बना सकती, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में जैसे बाकी सभी राज्य कानून बनाते हैं, ये भी बनाएंगे, लेकिन अगर कानून किसी तरह से टकराव कर जाता है पार्लियामेंट के कानून के साथ, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझनी है, ध्यान से समझना। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत पुडुचेरी और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इनके तहत अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत मैंने आपको बताया पुडुचेरी पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के ऊपर कानून नहीं बना सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पे लगाई हैं। तो पुडुचेरी का मामला दिल्ली से इसलिए अलग था, मैंने बताया। लेकिन दोनों ही राज्यों के मामले में आप समझ लीजिए, वहाँ 1963 का एक्ट और यहाँ 1991 का एक्ट, इसको समझिए। दोनों ही मामलों में ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्टेट लिस्ट के मामले में कानून बनाने का अधिकार पुडुचेरी और दिल्ली को तो है, लेकिन याद रहे सुप्रीम पावर पार्लियामेंट के पास ही है। अगर स्टेट लिस्ट के मामले में पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसे आमतौर पर राज्यों के विषय में गुजरना पड़ता है। आमतौर पर हमने देखा था स्टेट्स के मामलों में स्टेट लिस्ट पे कानून बन सकते हैं, लेकिन उसके कई तरीके थे। अगर राज्यसभा वो रेजोल्यूशन पास करे, अगर 2 या उससे अधिक राज्य मिलकर के रेजोल्यूशन पास करें, या इमरजेंसी का दौर हो, ऐसी कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, तब जा करके स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती थी। लेकिन यूनियन टेरिटरी के मामले में ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरी के मामले में उन परिस्थितियों के ना होते हुए भी, उन कंडीशंस को लागू ही नहीं किया गया। स्टेट लिस्ट के मामले में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ये पहली बात। तो आपको ये समझ के चलना है कि स्टेट लिस्ट के मामले में क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में? यस। दूसरी बात, यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में, स्टेट लिस्ट के मामले में जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो अगर पार्लियामेंट का और राज्य स्टेट यूनियन टेरिटरी का लॉ टकराव करता है, पार्लियामेंट्री लॉज प्रिवेल करेंगे। तो राज्यों के मामले में ऐसा सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर में होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में, स्टेट लिस्ट के मामले में भी ऐसा है कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल कर जाएगा अगर स्टेट लिस्ट के मुद्दे पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है और वो लॉ टकरा जाता है जाकर के उस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाए गए लॉ के साथ, तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। तो यहाँ से ये स्पष्ट हुआ, और बुक में भी ये साफ लिखा है, तो आप किसी तरह का कैओस ना रखें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ जब भी किसी चीज़ का विरोध करेंगी या जब भी किसी चीज़ को समर्थन करेंगी, मेजॉरली उनका स्टेक पॉलिटिकल होता है। वो तकनीकी रूप से, संवैधानिक तौर से बहुत कम बात करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात होती है। ऐसे में हम वेव हो जाते हैं उन बातों को सुन करके, जबकि मुद्दा ये है कि त्रुटियाँ, अगर वो ये कहते हैं कि कानून के तहत हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो फिर त्रुटियाँ तब ढूंढें जब वो कानून बना था 1991 में, 1963 में, और आपकी सरकार बनने से पहले या आपकी सरकार बनने के बाद आपको उस बुनियादी कानून में परिवर्तन कराना चाहिए। बट अगर कानून के आधार पर कुछ किया जा रहा है और अब वो आपको बुरा लग रहा है, तो तकनीकी रूप से तो वो सही है, वो बात अलग है। वो मॉरल ग्राउंड पे गलत हो सकता है, वो बात अलग है
कि जो वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे गलत हो सकता है, बट टेक्निकल फॉर्मेट में वो करेक्ट है। तो अगर आपको उसे ठीक कराना है और जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाना है तो आपको टेक्निकल एरर को टेक्निकली ही करेक्ट कराना पड़ेगा। उसको जाकर के संविधान में जाकर के या पार्लियामेंट में जाकर के ठीक कराइए कि उस कानून में वो शब्द वो लाइनें ठीक की जाएँ। लेकिन उन लाइनों उन शब्दों का इस्तेमाल करके अगर मौजूदा कोई सरकार कोई कानून ला रही है तो तकनीकी रूप से वो सही है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी हालत में यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिश होना कतई ही प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को टेम्पर नहीं करता, कम नहीं करता, उसे घटाता नहीं है। इस बात को समझ करके चलिए। स्टार ट्यूटोरियल सुधर है जी, आई बात समझ में? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। और ये मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है, आप बुक के माध्यम से ही इसे देखिएगा। बुक क्या कहती है, देखिए लिखा हुआ है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड दिल्ली आर प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। आई बात समझ में? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इन द यूनियन टेरिटरी डज नॉट डिमिनिश द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ओवर देम। स्पष्ट लिखा हुआ है। और दूसरी बात सुनिए, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द थ्री लिस्ट लाइक द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू पुडुचेरी एंड दिल्ली। आई बात समझ में? और उनका लॉ प्रिवेल करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर है पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का दर्जा ये स्पष्ट बता रहा है कि यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली होने पर भी, वहाँ की पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने पर भी उसका चरित्र यूनियन टेरिटरी से बदल के स्टेट नहीं हो जाता। उसके साथ शब्द यूनियन टेरिटरी लगा है, वो केंद्र, ध्यान से सुनिए, वो केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी माने केंद्र शासित प्रदेश, समझिए इस बात को। अब अच्छे से समझिए, प्रशासन कोई भी हो सकता है, शासन केंद्र का है। और मैंने शासन और प्रशासन का अंतर समझाया था आपको। तो शासन प्रशासन दो अलग चीज़ें हैं। तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका फिर प्रशासन भी कौन देता है? केंद्र देता है। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दो यूनियन टेरिटरीज़ के मामले में केंद्र ये कहता है कि हमने जनता के द्वारा, जनता की विल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली का शासन, देखिए वो केंद्र शासित है पर वो केंद्र कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि वो शासन और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो और ज़्यादा डेमोक्रेटिव हो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का शासन दिल्ली की जनता के अनुरूप हो। तो इसलिए वहाँ पर चुने हुए नुमाइंदे होंगे जो दिल्ली की जनता की विशेष को आगे रखेंगे ला करके, और जो शासन है वो दिल्ली की जनता के अनुरूप होगा। लेकिन वो है अभी भी केंद्र शासित ही, केंद्र शासित, केंद्र शासन जो देगा वो दिल्ली की जनता के अनुरूप शासन देगा, और वो दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के तो तहत पता लगता रहेगा। और उसी शासन के मूल्यों को, नीतियों को, सिद्धांतों को ज़मीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रशासन आएगा। तो प्रशासन भी वैसा ही होगा जैसा शासन है। तो अगर वो केंद्र शासित है तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन भी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल ही होना चाहिए, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल टू द शासन। जिस दिशा में शासन है उस दिशा में प्रशासन भी आगे जाएगा। शासन प्रशासन में टकराव नहीं हो सकता। और इस नए कानून के माध्यम से यही कहा गया है कि शासन और प्रशासन के टकराव को तोड़ा गया है, इसको सेटल किया गया। वो मैं आपको भी समझाऊंगा, पहले प्रोविजन समझिए कि स्ट्रेंथ 70 है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कोई झूठ नहीं है, सही है। स्टेट लिस्ट में 3 मुद्दों को छोड़ के बाकी सब पे कानून बना सकते हैं, लेकिन वहीं पार्लियामेंट तीनों ही लिस्टों के मामले में यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्स्ट में कानून बना सकती है। इसका मतलब स्टेट लिस्ट के मामले में खुली छुट्टी है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट्री लॉज प्रिवेल करेंगे। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरीज़ के मामलों में, अगर यूनियन टेरिटरी लॉ बना देती है तो भी। और ऐसे में ये प्रमाणित हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी संस्थाएं स्थापित होने के बावजूद भी यूनियन टेरिटरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी किसी भी मायने में कम नहीं हो जाती, क्योंकि अंततः सच उसके शब्द में ही है कि वो यूनियन टेरिटरी है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसके साथ नाम जोड़िए कि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। वो राज्य नहीं है जैसे राज्य पंजाब, हरियाणा, ऐसे नहीं है, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, दैट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। उसे यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी से बाहर नहीं रखा है। अगर आप टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के बाया भी जाएंगे, आपको ये बात स्पष्ट साबित हो जाएगी कि क्या अंतर और क्या दर्जा हो जाता है
देखिए जब आप जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेटअप में, तो उसमें आपको जा कर के प्रेसिडेंस क्लियर होता है कि किसकी क्या रैंकिंग है, ऊपर से नीचे की ओर कौन आता है इस पूरी हायरार्की में। तो आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट हैं वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में आपको सबसे टॉप पर नज़र आएंगे। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे टॉप पर प्रेसिडेंट है। लेकिन यहाँ पर देखना जरूरी है, एक चीज़ समझनी जरूरी है, अंतर को समझना जरूरी है। वो ये है कि 7th नंबर पोजीशन पर आप ध्यान से देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर, मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, ये देखिए 7 नंबर पर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहाँ आते हैं? 7th नंबर पर। लेकिन यहीं ध्यान पे देखिए 15वें नंबर पर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट्स विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर 15वें स्थान पर आते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में, जबकि बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर 7वें स्थान पर आते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो 7वां और 15वां स्थान ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। इस बात को समझ करके चलिए, आप चीज़ों को तकनीकी रूप से समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैंने साफ लिखा, लॉज ऑफ पार्लियामेंट प्रिवेल ओवर दोज मेड बाय द असेंबली। जो भी लॉज बनाए जाएंगे उसके ऊपर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर से मैं आपके सामने बुक ही रखता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये किस तरह से कह रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए The strength of the assembly is fixed at 70 directly elected by the people. The assembly can make laws on all matters of the state list and the concurrent list except the 3 matters, but the laws of parliament prevail over those made by the assembly. जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी वो प्रिवेल करेंगे असेंबली के बनाए हुए लॉज के ऊपर। इससे भी प्रमाणित हो गया कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी एज इट इज़ है, वो किसी मैनर में टेम्पर नहीं हुई। आप समझ ही नहीं पाए कि 1991 के कानून ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट ने किसी मैनर में भी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की पावर को घटाया नहीं था। दिल्ली को एक स्तर और आगे बढ़ करके रिप्रेजेंटेटिव शासन देने की कोशिश की थी। लेकिन हम ये अपने आप में ही अज्यूम कर गए कि दिल्ली को एक कदम और आगे बढ़ करके अगर रिप्रेजेंटेटिव शासन देने की बात है तो एक तरह से आप पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट की पावर को अजर्व कर सकते हैं, यह अजम्पशन है। और इस समय सरकार ये कहती है कि हमने उस अजम्पशन को ही ख़त्म किया है नया अमेंडमेंट ला करके, कि ऐसा अज्यूम मत करिए। उस समय में पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट की पोजीशन को घटाया किसी मैनर में नहीं गया। इनफैक्ट दिल्ली के एक कदम और आगे बढ़ करके और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देने की कोशिश की गई। बट यहाँ पर समझने की कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट शासन यहाँ पर ये केंद्र शासित प्रदेश है, शासन केंद्र का ही है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली में रहेगी वो 10% रहेगी, 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। तो वो कितना हो गया? 7 का मतलब यहाँ पर यह है कि 1 चीफ मिनिस्टर 6 अदर मिनिस्टर्स, 7 इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर हैं। तो 7 मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर 7 सदस्यों की होती है। यहाँ पर भी अब आपको समझ आ गया होगा कि बाकी राज्यों के मामले में फॉर्मूला चेंज है। बाकी राज्यों के मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% होता है, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यूनियन टेरिटरी के मामले में कितना हो गया ये? 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंटर के मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना है? 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। और स्टेट्स के मामले में कितना है? 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी के मामले में कितना हो गया? 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द विधानसभा। 10% कम हो गया ना, ये 5% कम है ना। यहाँ से भी क्लियर होता है कि ये पूर्ण राज्य तो है ही नहीं, इसलिए तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो रही है। अब एक और अंतर देख लीजिए, सारे अंतर आपको सुप्रीमेसी बता रहे हैं पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट की। वो क्या है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। राज्यों में क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सिंपली वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिसे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है अपना रोल प्ले करने के लिए। क्योंकि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने की पावर प्रेसिडेंट की है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड होंगी किसके वाया? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया, वो जिसका नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट के तहत बदल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया।
इट इज़ अ सिंपल थिंग। तो जब प्रेसिडेंट ने अपने ही क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है, तो फिर सोचने वाली बात है कि जब तक प्रेसिडेंट उसे ये करने को नहीं कहते हैं, तब तक वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे कर सकता है। तो प्रेसिडेंट फिर खुद आकर के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि सही मायनर में उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा तो प्रेसिडेंट का है, तो फिर चीफ मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से समझे, एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट, administration of the union territory belongs to the president, but in normal circumstances with the states, administration belongs to the council of minister headed by the chief minister, because the chief minister is the administrator of the states, but the president is the administrator of the union territory. That's why the president, the administration belongs to the president. Now when the administration belongs to the president, to execute that administration, to uphold that administration, to exercise that administration, definitely the president will appoint the chief minister. So that's why the president is appointing the chief minister of the union territory Delhi. Understand करिए इस चीज़ को. LG cannot, because LG is a mere kind of administrator on behalf of the president to conduct the administration of the union territory. समझिए बात को. तो यहीं पर अंतर आ गया. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, जबकि राज्यों के मामले में ये काम गवर्नर करता है. दूसरी बात, कौन जो चीफ काउंसिल जो अदर मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट. और उन मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, वैसे ही सिंपल प्रोविजन, चीफ मिनिस्टर. जिन जिन भी मेंबरों को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर देगा, जिन जिन भी एमएलएस को, उन एमएलएस को फिर प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे. इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर बन जाती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली होगी, जैसा राज्यों के मामले में होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होती है, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होगी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस, ये सब 1991 के कानून में लिखा है, वो एड एंड एडवाइस करेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करेगा. सो किसकी एड एंड एडवाइस से करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. बट इसमें एक डिस्क्रिप्शन वो ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज ही रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन. जब ये कहा जाएगा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से काम करे, तब फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से वो नहीं चलेगा. ऐसा राज्यों के मामले में भी होता है. ओके, तो डिस्क्रिशन का एक स्कोप यहाँ पर क्लियरली मेंशन है लॉ में. इतनी कहानी चली गई. ऐसे में अब यहाँ पर एक खास बात लिखी हुई है, ध्यान से समझिए. ये है वो प्रावधान जिससे सारा समस्या खड़ी होती है. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में किसी तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, मंत्रालय ने, मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उससे सहमत नहीं है, दोनों में मतभेद हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, ऐसे में फिर ये उसी एक्ट में लिखा है. अब आपको इस बात से समस्या है तो आप जाकर के एक्ट बदलाइए. अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक्ट कब आया? एक्ट कब आया? जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी. फरवरी 1992 में एक्ट नोटिफाई हुआ है, तो सरकार किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव की. तो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की. तो उस समय में ये अमेंडमेंट हुई है, और अमेंडमेंट हुई होगी तो नेचुरली उस अमेंडमेंट को दोनों हाउसेज ने स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया होगा, और उस समय में ही आपको इसका विरोध करना चाहिए था कि भाई इसमें ये प्रोविज़न मत डालिए. बट अब तब का वो प्रोविज़न डला है, और उसी प्रोविज़न के बेसिस पर मौजूदा केंद्र सरकार अपना काम कर रही है. वो उस अगर एक तरह से ये टेक्निकल फेलियर भी है, तो उस टेक्निकल फेलियर तो बहुत साल पुराना है, उसी का लाभ ले रहे हैं. क्योंकि इतने में पीछे 2004 से 2014 तक भी कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही. वो उस एक्ट में अमेंडमेंट करके इस प्रावधान को बदल देते. अगर वो इस प्रावधान को बदल देते तो आज मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार, उसको वो सब करने का अवसर ना मिलता. पर मुद्दा तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सुधारना चाहते हैं तो जहाँ से उसका जन्म हो रहा है उसको वहाँ जाके सुधारिए. राजनीतिक तौर पर भाषणबाजी और बयानबाजी से सिर्फ जनता भ्रमित होती है. उसका कारण यह है कि जनता को तकनीकी रूप से इतना समय नहीं है इन चीज़ों को पढ़ने सीखने का. वो रोजी रोटी कमाएंगे या ये सब पढ़ेंगे बेचारे? आप तो चलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो पढ़ते हैं, पर आम जनता तो ये नहीं कर सकती है. चलिए उसके लिए हम कर देते हैं ये सब. तो मेन एस्पेक्ट ये है कि पॉलिटिकल गिमिक से हमें बचना है, केंद्र सरकार के भी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार से भी. यहाँ पर मेन कंसेप्ट साफ साफ उसी एक्ट में लिखा है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो प्रेसिडेंट को रेफरेंस भेजेगा गवर्नर. ध्यान से सुनो, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मैटर प्रेसिडेंट को रेफर करेगा, और जब तक प्रेसिडेंट का एडवाइस अभी पेंडिंग है, प्रेसिडेंट का डिसीजन पेंडिंग है, तब तक गवर्नर अर्जेंसी देखते हुए उस मैटर की अपनी डिस्क्रिशन में कोई भी कदम उठा सकता है. पेंडिंग टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट,
गवर्नर कैन टेक एनी लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन टेक एनी डिसीजन कंसिडरिंग द अर्जेंसी ऑफ द मैटर। तो आप तो गवर्नर क्या करता है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है कि मैटर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया उसको सहमति नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द सीएम से, उसने मैटर भेज दिया प्रेसिडेंट को। और मान लीजिए कि यहाँ पर आप ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड था, प्रेसिडेंट ने अपना डिसीजन देने में देर कर दी जानबूझ करके कि वो ये चाहता है कि उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कह दिया कि तुम ये कदम उठा लो अर्जेंसी का नाम दे करके। तो यहाँ पर फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन में मर्जी के काम करता है, मनमाने काम करता है। अभी डिसीजन आया भी नहीं प्रेसिडेंट से, और जब प्रेसिडेंट का डिसीजन आ भी जाएगा तो वो फाइनल होगा। तो ऐसे में प्रेसिडेंट किसकी कंसल्टेशन से काम करेंगे, केंद्र सरकार की। तो फिर यूनियन टेरिटरी के मामले में केंद्र सरकार का ही काम चल रहा है। तो ये तो साफ साफ ही लिखा गया है कि यार पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सुप्रीमेसी में है। प्रेसिडेंट सुप्रीमेसी का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी में है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे देखें तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलना है। तो वो तो कानून में ही लिखा गया है, कहीं और तो कुछ गिवन नहीं है। तो ये प्रावधान तो कानून में ही है, इसी से सारी जंग है। इसको कानून में जाके पहले बदलाइए, फिर जा कर के सब ठीक होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे कानून में जाके ठीक कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फिर बहुत सी चीज़ों में परेशानी आ जाएंगी, ये भी पता है। तो लैक यहाँ पर प्रोविज़न का नहीं है, लैक यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का, प्रतिबद्धता की कमी है। ये प्रावधान रखा गया था डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब कि सही में अगर नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सेफ्टी थ्रेटेंड है, सही में अगर आपको लगता है कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हो जाएगी क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और वहाँ पर वहाँ की उस समय की मौजूदा सरकार कुछ ऐसी ताकतों को, ऐसी शक्तियों को या ऐसे प्रावधानों को अवसर दे रही है जो देश स्तरीय इंस्टीट्यूशंस जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इन इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट पहुंचा सकता है। ऐसे में हो सकता है एलजी का ओपिनियन डिफर कर जाए उस समय की मौजूदा वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णयों से। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को फिर वो प्रेसिडेंट को रेफर करें, फिर प्रेसिडेंट का वेट करें कि वो क्या निर्णय दे रहे हैं। और अगर मैटर बहुत अर्जेंसी का है तो अपनी कंप्लीट विजडम से वो निर्णय ले जो जनहित में हो। फिर तो ये प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन समस्या तो ये आ जाती है ना कि जब फिर अगर यूनियन टेरिटरी में सरकार किसी और पार्टी की है और केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की है और केंद्र की सरकार फिर इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ करे, उस यूनियन टेरिटरी की सरकार को हरास करने के लिए, काम ही ना करने दे, तो हर बात पर एलजी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, हर मैटर को एलजी प्रेसिडेंट को रेफर कर दे और हर मैटर पे फिर डिसीजन की पेंडेंसी की वेट में एलजी अपने ही निर्णयों से काम करता चला जाए, तो फिर तो आप एक तरह से डिसफंक्ट कर देते हैं जनता के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को। फिर इतना खर्चा भी क्यों कर रहे हो आप असेंबली का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसे खत्म कर दो, अमेंडमेंट ला करके लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही खत्म कर दो, सीधा प्रेसिडेंट के वाया रूल चलाओ, है ना। देखो ये प्रोविजन की कमी नहीं है, प्रोविजन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की कमी है। संविधान के प्रति, संविधान के मूल्यों के प्रति, संविधान के उद्देश्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की कमी है। समस्या किसी प्रावधान में नहीं है, आपके प्रतिबद्धता में कमी आती है। जब आप उसे इलिसिट मैनर में यूज़ करना चाहेंगे तो नुकसान होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ध्यान से समझे, एक लाइन पढ़ करके समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझिए। इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले आप कुछ चीज़ों को समझिए और वो चीज़ें क्या हैं। अब क्या आया, अब ये आया कि 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने बिल टेबल कर दिया, और बिल क्या था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये किसको अमेंड कर रहा है, 1991 वाले कानून को। लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि उसमें प्रोविजन डाल दिया गया था अमेंडमेंट में कि बाय लॉ ही आप फर्दर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सिंपल बाय लॉ कर दिया। तो बहुत से विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि आपने 1991 के कानून में परिवर्तन कर दिया अमेंडमेंट लाए बिना, ये गैर संवैधानिक है। उसी में ही डाल दिया गया था कि फर्दर कोई चेंजेस करना है तो बाय लॉ हो जाएगा, अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट ने बाय सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से ही वॉइस वोट के माध्यम, ये ने जो एक तरीका अपनाया जाता है, कितने आदमी फेवर में है, ये कितने आदमी अगेंस्ट है, आवाज़ उठा ने, तो ये की आवाज़ ऊँची हो गई तो पास हो गया। तो ये ने वाली वॉइस वोट की पॉलिसी अपना करके ये पास हो गया। 15 मार्च को ये प्रस्तुत हुआ था, मार्च महीने में पास हो गया, और अभी ये आज 27 तारीख को ये नोटिफाई हो गया है, होम मिनिस्ट्री ने इसे नोटिफाई कर दिया है, ये लागू हो गया है। तो कानून अब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 लागू हो चुका है। आई बात समझ में। तो पहली तो वो बात कि ये अमेंडमेंट एक्ट के वाया नहीं आया है, क्योंकि ये संशोधन कर रहा है 1991 के कानून में, ये संशोधन कर रहा है 239 ए आर्टिकल में, तो ये अमेंडमेंट एक्ट के वाया आना चाहिए। तो ये बात गलत है। हमने ये पढ़ा है कि बहुत से प्रोविजंस हैं जो सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के माध्यम से भी अमेंड हो जाते हैं।
हर एक के लिए आपको अमेंडमेंट नहीं लाना पड़े। जैसे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं तो वो बाय लॉ हो जाती हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले आर्टिकल वो बाय लॉ हो जाती हैं, जबकि उसके तहत परिवर्तन तो बहुत से शेड्यूल्स में आते हैं, बहुत से अदर एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती हैं, बट वो बाय लॉ ही हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की नीड नहीं। तो ऐसा भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है कि बाय लॉ जहाँ लिखा है आप कानून के माध्यम से ही संविधान में संशोधन कर देते हैं, संविधान संशोधन कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो इस मामले में केंद्र सरकार यहाँ पर करेक्ट है। वो लेकर के आए, उन्होंने क्या लेकर के आए हैं, मैं आपको कुछ कुछ बातें पढ़ाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से क्या क्या कहा गया है, क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, मैं अब आपको वो भी समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, कोई गड़बड़ी ना रह जाए। ओके जी, ध्यान से समझिए। देखिए कानून क्या कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल कहता है, ध्यान समझिए, पहली चीज़ वो कहता है कि जो भी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये कोई भी कानून बनाती है, कोई भी प्रावधान लेकर के आती है, उसमें जब वो शब्द सरकार का इस्तेमाल करती है, गवर्नमेंट का, तो वो गवर्नमेंट एलजी है। सीधे कह दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली की किसी भी तरह कानून लेकर के आई, कोई भी प्रावधान कुछ भी करे, उसमें जब भी वर्ड गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो गवर्नमेंट का मतलब एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली की सरकार का मतलब दिल्ली का एलजी अनिल बजाज जो इस समय है। क्लियर बात? दूसरी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन लॉज पास्ड बाय द बिल। द बिल प्रोवाइड्स दैट द टर्म गवर्नमेंट रेफर टू इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विल इम्प्लाई लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। The act allows the legislative assembly to make rules to regulate the procedure and conduct of business in the assembly. The bill provides that such rules must be inconsistent with the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha. यानी कि वो ये कहते हैं कि दिल्ली असेंबली ऐसे रूल्स बना सकती है जिस रूल्स के माध्यम से वो अपना हाउस का बिजनेस और हाउस का कंडक्ट रेगुलेट कर सकें। लेकिन मतलब बना सकती है, ये अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ पर देखें स्वतंत्रता छीनी गई। स्वतंत्रता कैसे छीनी गई कि वो रूल कभी भी उन रूल्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए जिन रूल्स के बेसिस पे लोकसभा के हाउस का बिजनेस और कंडक्ट चलता है। मतलब दिल्ली की विधानसभा का जो बिजनेस होगा, कार्रवाई होगी, दिल्ली विधानसभा का जो कंडक्ट है, उसको चलाने के लिए जो नियम है, वो नियम कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द नियम ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा। यानी कि दिल्ली की विधानसभा इज अ काइंड ऑफ, ध्यान से समझें, इज अ काइंड ऑफ शैडो, इज अ काइंड ऑफ मिरर इमेज टू द लोकसभा इन अ मिनिएचर वर्जन। एंड लोकसभा में किसके प्रावधान चलेंगे, किसका सिस्टम चलेगा, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझिए इस बात को। इस रूल का मतलब यही है कि दिल्ली विधानसभा अपना जो बिजनेस कंडक्ट करेगी, उसका जो कंडक्ट है, उसका जो मैनर है, उसके लिए वो रूल बनाए, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं जो इनकंसिस्टेंट हो विद द रूल ऑफ द लोकसभा, और लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो एक तरह से आपने सिद्ध कर दिया कि दिल्ली में विधानसभा आपने क्यों दी है, जनता की राय और बेहतर पता लग सके, जनता अपने नुमाइंदों के माध्यम से अपनी बातों को और आगे रख सके। लेकिन दिल्ली का शासन केंद्र का ही शासन है, दिल्ली केंद्र शासित है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। और पार्लियामेंट सुप्रीम का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है कि दिल्ली की विधानसभा मतलब पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस, और पार्लियामेंट में पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस इज द लोकसभा। तो दिल्ली की विधानसभा के सामने लोकसभा सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम का मतलब यहाँ पर, इफ द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द दिल्ली इज द विधानसभा ऑफ दिल्ली, देन द पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द लोकसभा। सो लोकसभा इज सुपीरियर देन द विधानसभा, एंड विधानसभा इज कंडक्टिंग इट्स वर्क, इज कंडक्टिंग इट्स बिजनेस in a similar fashion like those of the Lok Sabha. Simple. You are not at all being allowed to frame such rules which will conduct your business in your manner, according to your will. You are bound by the custom, culture, manner and business and conduct of the Lok Sabha. Clear हो गई कहानी? ये पहली बात ये स्थापित करता है, क्लैरिटी कर देता है कि you are, that is the Legislative Assembly of Delhi is merely the representation of the people to ascertain the popular thinking, to ascertain the popular wishes, to ascertain the popular choices, and the final decision making power, the final law making power in context of the Delhi is the parliament or the central government or the president.
You are a kind of connecting channel. The Legislative Assembly of the Delhi, the Council of Ministers of the Delhi is the Legislative Assembly of the Delhi is the connecting channel between the Parliament and the people of the Delhi. It is the connecting channel. It is the arrangement which will connect the Parliament and the people of the Delhi, your union territory. And the Council of Ministers is a kind of arrangement which will deliver the policies, the schemes, the projects and everything else to the people of Delhi, ultimately with the or by the or according to the wishes of the Council of Ministers of the country. बात समझ में आई? दोनों इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या बना दिया गया? वो कह रहे हैं कि हमने रोल क्लियर कर दिया। चलिए अगला है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द असेंबली। हो गया, मैंने बता दिया। इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। इसको हमने बहुत ही टिपिकल सेंस में ऑलवेज लिया है। हम ये कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो सरकार है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, क्योंकि उसका जन्म भी लेजिस्लेचर से होता है। जैसे सेंटर में भी लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है और वो पार्टी सरकार बना देती है, जब तक उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मेजॉरिटी एमएलए सपोर्ट कर रहे हैं, मेजॉरिटी एमपी सपोर्ट कर रहे हैं लोकसभा में, यानी कि जब तक उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर लोकसभा का कॉन्फिडेंस है तब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वो गिर जाती है सरकार। राज्यों में भी सेम वही होता है। इसी के बेसिस पे आप ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन द सेंटर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स। यहाँ पर भी वही कहानी। तो इसी माध्यम से आप देखेंगे तो देश की सरकार के मेजॉरिटी आस्पेक्ट, सारे के सारे आस्पेक्ट पे जो लेजिस्लेचर है उसको स्क्रूटिनी करने का अधिकार है। आप देखेंगे तो कैग की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत होती है, राष्ट्रपति करता है, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और भी सारे सरकार के कारनामे हैं, कंडक्ट हैं। आप देखें तो मंत्रियों को कहा जाता है कि ये रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए, ये आंकड़ा प्रस्तुत कीजिए। मंत्री कई तरह की चीज़ों के अश्योरेंसेस भी प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, तो स्क्रूटिनाइज किया जाता है। इंक्वायरी, एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चल रही कि नहीं चल रही उसको इंक्वायर किया जाता है, उस पर इंक्वायरी की जाती है, उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चेक किया जाता है। आई बात समझ में? ये अधिकार होते हैं लोकसभा के पास और राज्यों की विधानसभाओं के पास भी। दिल्ली की विधानसभा से अब ये अधिकार ले लिए गए, क्योंकि पहला ही क्लॉज क्लियर कर रहा है ना कि दिल्ली की विधानसभा लोकसभा का एक तरह से छोटे स्तर पर प्रतिबिंब है, तो फिर लोकसभा कर लेगी वो सब, दिल्ली विधानसभा करने की क्या जरूरत है? दिल्ली विधानसभा वो सब ना करे।